हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि हम लोग खास करके पीसीएस लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक्स को डेली। जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी बिहार हिस्ट्री का वीडियो कंप्लीट कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा कर के पीछे उसको देख सकते हैं। बिहार हिस्ट्री का जो है बिहार स्पेशल, उसको टॉपिक वाइज हम लोगों ने 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर रखा है, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने बिहार से जनरल इन्फॉर्मेशन और जितने भी प्रमंडल हैं इससे संबंधित और डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने वीडियो हैं, ताकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इससे रिलेटेड आ जाते हैं, तो उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। तो इजीली आप उसको रिमेंबर कर सकते हैं ताकि लोकेशंस आपको क्लियर रहे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं, जिसमें कि हम लोग को बिहार का ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। ठीक है, हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब ज्योग्राफी करने वाले हैं। जनरली इसमें कुछ हम सामान्य परिचय से लेकर के जितना भी ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, बिहार का सामान्य परिचय, ऐतिहासिक परिचय देखेंगे, इसमें राजनीतिक परिचय भी देखेंगे और भौगोलिक परिचय भी देखेंगे। तो बिहार का जो ऑलरेडी है एक जनरल इन्फॉर्मेशन से संबंधित वीडियो हम लोगों ने देख रखा है। पिछले वीडियो में हमने अपलोड किया था इसको। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा कर के उसको बिल्कुल देखिए, ताकि वो आपको एक हेल्प मिलेगा कि बिहार से जनरल इन्फॉर्मेशन किस तरह की है। ठीक है, और कुछ हम लोग ज्योग्राफी के टर्म्स के रूप में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है ऐतिहासिक परिचय। ऐतिहासिक परिचय में कुछ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रहेंगे आपको। जैसे आर्यों ने क्षेत्र विस्तार के क्रम में, अब आर्य जैसे हम लोग पढ़ेंगे मिडेवल हिस्ट्री, तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि एंशिएंट और मिडेवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको ये जानकारी मिलेगी कि जो है आर्य ये भारत में आए थे आक्रमण करने के लिए। तो आर्य जो आए थे क्षेत्र विस्तार के क्रम में सदानीरा नदी, जो कि वर्तमान में अभी गंडक नदी है, बिहार का इस बार जो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपको गंडक नदी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो वर्तमान में सदानीरा नदी है, इसी को पार करके बिहार में आगमन किए थे, जिसका काल जो है वो सतपथ ब्राह्मण के अनुसार 1000 से 800 BC के बीच माना गया है। ठीक है, अब वेदों की बात करें तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, साहित्यिक इन्फॉर्मेशन है कि वेद जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। अगर इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो विथ नोट्स अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। एक चीज़ हमेशा माइंड में ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है या लिखनी है या फिर रिमेंबर करना है, तो आप उन चीज़ों को पेन एंड पेपर लेके बैठिए और उसको लिखिए, क्योंकि यदि आप लिखिएगा नहीं तो कोई भी चीज़ देख करके आप बहुत देर तक याद नहीं कर पाइएगा। तो चीज़ों को कोशिश करिए कि देखिए और उसके जो पॉइंट्स हैं उसको लिखिए। तो लिखने से आपको जो है माइंड, कॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाता है और आपको लंबे समय तक वो याद रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि पेन एंड पेपर पर बिलीव रखिए। वेद में जैसे हम लोग देख रहे हैं तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो है वो 4 वेद हैं। तो अब इसमें जैसे ऋग्वेद की बात करें तो इसमें कीकट और व्रात्य जो शब्द हैं ये प्रयोग किए हैं बिहार के लिए। और बिहार में भी एक शासक था प्रेमगंध, जो कि क्रूर शासक था, तो इसका वर्णन जो है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। यजुर्वेद की बात करें तो यहाँ पे विदेह और मिथिलांचल का चर्चा है। जैसे बिहार का मैप अगर ध्यान रखिएगा तो बिहार के मैप में ऑलरेडी जो ऊपर का एरिया है मिथिलांचल वाला, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो यजुर्वेद में देखने को मिलता है, जिसमें राजा जनक की चर्चा की गई है। यह वही रामायण अगर आप लोग देख रहे हैं तो रामायण में जो सीता माता जी की पिता हैं वो इनसे संबंधित घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। सामवेद में बिहार से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बट अथर्ववेद में अंग और मगध की चर्चा की गई है। ये दोनों महाजनपद है। एंशिएंट हिस्ट्री में ऑलरेडी आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ये फैक्ट जो है वो कीकट और व्रात्य वाला कई बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वेदों के बारे में। बस वही चीज़ अब देखिए डिटेल में लिखा हुआ है कि जैसे ऋग्वेद में कीकट और व्रात्य शब्द जो है इसका चर्चा किया गया है, और इस क्षेत्र का शासक जो है वो प्रेमगंध, इसको बताया गया है, जो कि एक क्रूर शासक के रूप में विख्यात था। यजुर्वेद में विदेह नामक शब्द का चर्चा हुआ है, जो कि वर्तमान में मिथिलांचल के रूप में विद्यमान है, और इस क्षेत्र के राजा जनक को बताया गया है। अथर्ववेद में अंग और मगध क्षेत्र का चर्चा है, जो कि प्राचीन काल में महाजनपद के रूप में विद्यमान थे, और ये वर्तमान में बिहार में स्थित हैं। ठीक है, अब ग्रंथों की बात करें तो उसमें जैसे वाल्मीकि रामायण की बात करेंगे तो वहाँ में मलद शब्द का चर्चा है, जो कि ताड़का का क्षेत्र था। ठीक है, और करुणा शब्द की चर्चा की गई है, जो वर्तमान में बक्सर जो हम लोग बिहार में देखते हैं, ये बक्सर के आसपास का क्षेत्र जो था, इसके बारे में वर्णन है इसका। बक्सर जो है महर्षि विश्वामित्र की कर्मस्थली है और महर्षि
चमन जो थे जन्मस्थली के रूप में इनकी विख्यात है। तो ये बक्सर ऑलरेडी पुरातात्विक और साहित्यिक रूप से भी देखेंगे तो एक इम्पोर्टेंट प्लेस के रूप में है और वर्तमान में भी यह अवस्थित है। नेक्स्ट पुराणों की बात करें तो वराह पुराण जो है इसमें कीकट अपवित्र क्षेत्र है, इसकी चर्चा की गई है। और ये कीकट किसके लिए था, तो बिहार के लिए यूज़ किया गया है। तो ये बताया गया है कि बिहार एक अपवित्र क्षेत्र है, ऐसा किस में कहा गया है, तो वराह पुराण में। जबकि वायु पुराण की बात करें तो यहाँ गया असुरों की भूमि है, ये बताया गया है। अभी वर्तमान में भी आप देखिएगा तो पटना से 100 किलोमीटर साउथ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको गया नाम का प्लेस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर माना जाता है ये असुरों की भूमि है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, नोट में है कि नवपाषाण काल में सारण के चिरांद और वैशाली जिले के चेचर से पत्थर के औजार और हड्डी के उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं। ये ऑलरेडी देखिए जो जगहों की बात है, जैसे सारण का चिरांद है, तो इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो भी आपको एंशिएंट वीडियो वाले पार्ट में मिल जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। ताम्रपाषाण काल और उसके परिवर्ती चरण में काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद, चेचर, सोनपुर, गया, मनेर, राजगीर, अंतिचक, ओरियम जो कि भागलपुर में है, ये सब जगह जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ से मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जो कि एक पुरातात्विक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद अब कुछ इसका राजनीतिक परिचय देख लेते हैं कि आखिर इसमें पॉलिटिकली क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि याद रखना है हमें। बिहार वर्ष 1912 तक बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, जिसकी सभी प्रशासनिक गतिविधियां जो हैं वो कोलकाता से संचालित होती थी, क्योंकि जो भारत की राजधानी थी पहले कोलकाता ही थी, तो वहीं से टोटल चीज़ें कंट्रोल होती थी। 22 मार्च 1912 को वर्तमान झारखंड और उड़ीसा सहित बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया, इसकी घोषणा होती है, जबकि सभी शर्तें हैं 1 अप्रैल 1912 से लागू होती हैं। तो ये डेट याद रखिएगा कि 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग किया गया, जिसमें कि वर्तमान का झारखंड और उड़ीसा भी शामिल था। और इसके जो ऑफिशियल वर्क हैं 1 अप्रैल 1912 से शुरू हो जाते हैं। 22 मार्च 2012 को पहली बार बिहार का शताब्दी वर्ष मनाया गया, क्योंकि 100 वर्ष पूरे हो गए थे 22 मार्च 2012 को, यहाँ शताब्दी वर्ष मनाया गया। और साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष अब 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। वर्ष 2023 में बिहार दिवस का थीम जो है वो युवा शक्ति बिहार की प्रगति रखा गया था, ये भी आप लोग ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अक्टूबर 2019 से, तो वहाँ जल जीवन हरियाली योजना जो लॉन्च की गई थी, तो इसी को इसका थीम रखा गया था, तो आप ध्यान रखिएगा। 2020, 21, 22 ये सब चला था। 2023 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति इसका थीम था। ठीक है, लेटेस्ट थीम आप लोग देख सकते हैं जो मनाया गया है 22 मार्च 2026 को। तो ये थीम क्या था आप लोगों को डिटेल्ड में कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इस बार का बिहार दिवस का थीम क्या था। बंगाल से बिहार को अलग करने का कारण, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बंगाल से बिहार को अलग किया गया, तो कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से इसको अलग किया गया, तो वो कौन से कारण हैं उसको समझ लेते हैं। पहला तो विकास के क्रम में जो भेदभाव होता था उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे राजधानी थी तो उधर ज़्यादा फोकस रहता था, व्यापार से लेकर के आर्थिक सांस्कृतिक जो भी चीज़ था, लेकिन इसी क्रम में बिहार पिछड़ता जा रहा था। भाषा और संस्कृति की जो विविधता और अंतर दिखाई दे रहे थे वो भी एक मुख्य कारण था। शैक्षणिक संस्थान की स्थापना में भी भेदभाव हो रहे थे, क्योंकि वो जो बंगाल था, आप वहाँ पे देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं और यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हो रही थी, तो वो भी परेशानी थी। समाचार पत्र और पत्रिकाओं का विकास भी उधर ज़्यादा था, जबकि बिहार में कम हो रहा था। बुद्धिजीवी वर्ग का प्रादुर्भाव भी जो ज़्यादा था राजधानी की तरफ। बंगाल से बिहार को अलग करने में सबसे प्रमुख योगदान जो है द बिहारी, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा लिखा एक समाचार पत्र है, इसका रहा। जबकि मुर्ग ए सुलेमान जो है इस नाम का एक समाचार पत्र, इसने नारा दिया था कि बिहार सिर्फ बिहारियों के लिए है। ठीक है, एक नारा आप लोग नेशनल में पढ़ते होंगे, भारत भारतीयों के लिए है, तो वो नारा किसने दिया था अगर आपको याद है तो बिल्कुल आप कमेंट में बता सकते हैं। भारत भारतीयों के लिए है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बिहार को बंगाल से अलग करने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो इनका प्रमुख योगदान था, इसीलिए इन्हें आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, आधुनिक बिहार का जनक कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार से उड़ीसा का विभाजन। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। डेट याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1936 के उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। कारण क्या थे, तो पहले वही भौगोलिक विविधता जिसको दिखेगी आपको, जैसे बिहार का अधिकांश मैदानी एरिया है जबकि उड़ीसा में अधिक पठारी एरिया है, तो ये एक डिफरेंस था। भाषा और संस्कृति में अंतर तो था ही, जनजातीय बहुल क्षेत्रों के भी प्रादुर्भाव रहा, और प्रशासनिक संचालन में एरिया बड़ा था तो प्रशासनिक संचालन में कठिनाई को एक जिम्मेदार कारण रखा गया। उसी तरह से बिहार से झारखंड का भी विभाजन हुआ, जो कि सबसे लास्ट और अंतिम विभाजन रहा बिहार का।
झारखंड के गठन के पहले बिहार में कुल 55 जिले थे, जबकि 18 जिलों को चेंज करके इसमें से तत्कालिक कुल 46%, कहीं कहीं 45 भी देता है तो देख लीजिएगा, 46% भाग को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया। ध्यान रखेंगे 18 जिले इसको दिए गए थे झारखंड को, ठीक है। झारखंड का गठन कहेगा तो पुनर्गठन अधिनियम पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो पुनर्गठन अधिनियम पर जो हस्ताक्षर है 28 अगस्त 2000 ईस्वी को हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। 28 अगस्त 2000 को। विभाजन जो है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, इसीलिए वर्तमान में वैसे 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग को पता ही होगा। उस समय राष्ट्रपति जो थे KR नारायण थे, जबकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इन्हीं के समय में जो है वो झारखंड का गठन किया गया है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड के गठन के पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे, जिसमें भौगोलिक विविधता, भाषा और संस्कृति में भिन्नता, जनजातीय बहुल क्षेत्रों का अधिकता, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां और विकास में असमानता, ये मुख्य कारण रहे। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो शिबू सोरेन जो थे, इनके प्रयास से झारखंड की मांग को मुख्य रूप से अलग किया गया था, और ये वहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब उसके बाद एक भौगोलिक इन्फॉर्मेशन है, उसको देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ज्योग्राफी ही करना है, तो बस ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था शुरू का। इसके आगे हम लोग भौगोलिक परिचय देखेंगे, जिसमें बिहार पूर्वी भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, जो मध्य गंगा के मैदान में अवस्थित है, जिसका भौगोलिक आकार जो है वो आयताकार है। मैप आप लोग देखते होंगे बिहार का, तो ये कुछ इस तरह का है, याद होगा आप लोग को। बिहार का कुल क्षेत्रफल कहेगा तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। जबकि बिहार की जनसंख्या, अभी देखिए ये ऑलरेडी 2011 का डेटा है, तो रिसेंट वाला आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। 10,40,99,452 जो है वो 2011 का आंकड़ा है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। और अभी वर्तमान में जो जातिगत जनगणना हुई थी, उसके अनुसार बिहार की जनगणना जो है, जनसंख्या जो है वो लगभग 13 करोड़ समथिंग है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। और अभी हाल ही में 2027 में होने वाली जो जनगणना है, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और इसके बाद हम लोग बिहार का अपना जो नया आंकड़ा है उसको देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे हम लोग स्थान, तो 2 जून 2014 को, इससे पहले जब तेलंगाना बना था, उस समय बिहार का स्थान 12वां था, जबकि 2 जून 2014 को तेलंगाना जब बन गया, तो उसके बाद बिहार का स्थान 13वां हो गया। और पुनः 5 से 6 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर बनने के बाद यह 12वें स्थान पे पुनः आ गया। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है, तो 12वां रहेगा। नोट में है कि वर्ष 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वर्तमान जनसंख्या 12 करोड़ था, अभी चेंज हो चुका है डेटा, आप लोग देख लेंगे 13 करोड़ प्लस है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार तीसरे स्थान पे है, पॉपुलेशन वाइज है, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए, ये एक इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए कि आप इसमें देख सकते हैं कि बिहार जो है वो किस प्रकार आपका अवस्थिति है। ये ऑलरेडी बिहार के लिए एक वीडियो मैंने बना करके अपलोड कर रखा है, उसमें और डिटेल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ एक छोटा सा रिकैप आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें जैसे देखिए, अगर हम बात करें तो जैसे सबसे पहले तो इसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देख लेते हैं, जो कई बार पूछता है, ठीक है। जैसे इसका उत्तर दक्षिण विस्तार कहेगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक है, ठीक है। ये एक विस्तार है। जबकि देशांतरीय विस्तार कहेगा तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट पूर्व 40 सेकंड पूर्व तक है। अब इसमें देखिए, ईस्ट टू ईस्ट और ये नॉर्थ टू नॉर्थ क्यों लिखा रहता है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड के ग्लोब पर देखिएगा तो वर्ल्ड के ग्लोब पर जो है भारत की अवस्थिति जो है, पहली बात कि नॉर्थ में है विषुवत रेखा के, और दूसरी बात जो मध्य वाली 0 डिग्री है उससे जो है वो पूरब में है, इसीलिए ये हमेशा नॉर्थ और ईस्ट की बात करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, तो ये ज़रूर याद रखेंगे। 24 से 27 और ये 83 से 88 तक है। जबकि इनके बीच का डिस्टेंस कहेंगे हम लोग, तो देखिए उत्तर दक्षिण जो है कुल दूरी 345 किलोमीटर है बिहार का, और जबकि पूरब पश्चिम की बात करें तो 483 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे गौतम बुद्ध का जन्म का टाइम है तो याद हो सकता है 483 किलोमीटर, और इधर 3, 4, 5 तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए 86 डिग्री पूर्वी एक रेखा है जो कि बिहार को बीचों बीच डिवाइड करती है, ये याद रखेंगे। उसमें भी अब जैसे देखिए, सबसे पूर्वी ज़िले की बात करेंगे तो किशनगंज है, सबसे पश्चिम में बात करेंगे तो कैमूर है, उत्तर में बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण है, और दक्षिण की बात करेंगे तो गया जिला है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि बिहार के मैप से है, और इसमें आप लोग को इससे भी और ज़्यादा डिटेल में हम समझाने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब यही चीज़ पूरा लिखा हुआ आपको मिलेगा।
बिहार का उत्तर दक्षिण विस्तार 345 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम विस्तार 483 किलोमीटर। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर और सबसे दक्षिणी जिला गया है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो वही 24-20-10 से लेकर के 27-31-15 तक है, जबकि देशांतरीय विस्तार 83-19-50 से 88-17-40 है। तो आप जरूर इसको याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नोट है कि बिहार के बीचों बीच से 86 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जो आप लोग को बताए हैं, और बिहार के सबसे पूर्वी यानी पश्चिमी बिंदु जो है वो वहाँ से लेकर के पश्चिम से लेकर पूर्व तक का जो बिहार का डिफरेंस है समय का, वो टोटल 20 मिनट का है। ठीक है, आप एक रीजन और निकाल सकते हैं, जैसे देखिए 83 डिग्री से लेकर के कितना है 88 डिग्री, दोनों के बीच में कितना का अंतर है 5 डिग्री का। ठीक है, और ऑलरेडी आप जानते हैं कि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट का डिफरेंस पैदा करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है 5 डिग्री जो है वो 5 के 20 यानी कि लगभग 20 मिनट का अंतर आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, संयुक्त बिहार झारखंड में कुल 55 जिले थे, जिसमें से 18 झारखंड में चले गए, तो 37 जिले जो है वो बिहार में बच गए थे। तो अब 37 के बाद अभी वर्तमान में हम लोग पढ़ते हैं टोटल कितना 38 जिले हैं। तो ये 38वां जिला कौन सा है, तो 2001 में बना जहानाबाद से अलग होकर के अरवल जिला है, ध्यान रखिएगा। तो अभी सबसे लेटेस्ट जिला अगर पूछेगा तो अरवल जिला है, जो कि 2001 में जहानाबाद से टूट करके बनाया गया था। सबसे नवीन जिला अरवल है। नेक्स्ट अब देख लीजिए, मैप से संबंधित है कुछ चीज़ें, जैसे बिहार का अगर हम लोग क्षेत्र देखना शुरू करें तो पहले हमको इसका बॉर्डर जिला देखना है, फिर एक एक करके सभी जिले कौन सा डिटेल्स इससे संबंधित रहेगा वो कंप्लीट हमको समझना है। चलिए तो इसको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, अगर ये बिहार का एक मैप आपके सामने है, यहाँ पे बना हुआ मैप आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ये एक मैप बना हुआ है। तो इस मैप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे देखिए सबसे पहली बात करें कि इसका बॉर्डर कौन कौन है, तो उत्तर की बात करेंगे तो नेपाल होगा, जो कि 7 जिलों को टच करता है। पश्चिम की बात करें तो यूपी मिलेगा, उत्तर प्रदेश जो कि 8 जिलों को टच करता है। जबकि दक्षिण की बात करेंगे तो झारखंड आपको मिलेगा, जो कि 8 जिलों से के साथ सीमा साझा करता है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल जो है वो पूर्व में 3 जिलों से सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से ज़िले हैं तो उसको देख लीजिए। अगर उत्तर में बात करें हम लोग तो देखिए, सबसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि नॉर्थ में कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। तो पश्चिमी चंपारण जो है वो कॉर्नर जिला है। तो पश्चिमी चंपारण से लेके किशनगढ़ तक ये 7 जिले जो हैं वो टच करते हैं किससे, नेपाल से। कौन कौन है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो आप इसी चीज़ को 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, तो ये 7 जिले जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी 8 जिले हैं। इसमें पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास जो है वो शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास जो है वो यूपी से 8 जिले टच करते हैं सीमा। जबकि झारखंड की बात करें तो इसके साथ भी 8 जिले हैं। कौन कौन, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और लास्ट कटिहार है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसको फिर से एक बार देख लीजिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। अब इन सब चीज़ों को देखिए, ऐसे अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मैप अपने सामने बिहार का रख लीजिएगा और इजीली इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि मैप से आप समझिएगा ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा और इजीली आप मेंस में भी लिखने बैठिएगा तो उसको बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से पश्चिम बंगाल के साथ भी 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, तो इन 3 जिलों को भी आपको देख लेना। और ऑलरेडी बिहार से आप लोग जानते होंगे बीचों बीच गंगा नदी का प्रवाह है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि बिहार से है, तो याद रखेंगे। नेपाल के साथ 7, यूपी के साथ 8, झारखंड से 8 और पश्चिम बंगाल से 3 है। और उसमें भी कुछ कॉमन ज़िले आते हैं। कॉमन ज़िले इन केस, जैसे देखिए अगर नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों की बात करें तो दोनों से पश्चिमी चंपारण सीमा साझा करता है। उसी तरह से नेपाल और पश्चिम बंगाल की बात करें तो किशनगंज हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात करें तो कटिहार हो जाएगा। उसी तरह से यूपी और झारखंड की बात करें तो रोहतास हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट इनका इन्फॉर्मेशन। अब यही चीज़ लिखा हुआ पूरा। बिहार के उत्तर में नेपाल अवस्थित है, जिसमें 7 जिले सीमा साझा करते हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण, ये पूर्व पश्चिम सीक्वेंस भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये पश्चिम से पूरब की तरफ है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश अवस्थित है, जिससे कि 8 जिले सीमा साझा करते हैं। उसमें पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास हैं।
ठीक है, तो आप 2-4 बार पढ़िएगा, आपको ईजिली याद हो जाएगा कौन कौन से ज़िले इससे सीमा साझा कर रहे हैं। बिहार के दक्षिण में झारखंड अवस्थित है, जिसमें कि 8 ज़िले सीमा का साझा करते हैं। इसमें रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार शामिल हैं। जबकि पश्चिम बंगाल से 3 ज़िले हैं, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ध्यान रखेंगे इसको। यानी कि टोटल बिहार के कुल 22 ज़िले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि 16 ज़िले ऐसे हैं जो कि अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको बॉर्डर के जितने ज़िले हैं कितने 22 और बाकी जितने बीच के ज़िले हैं वो 16 हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिहार के 17 ज़िले ऐसे हैं जो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब 17 ज़िले अर्थात हम लोग नेपाल को इसमें बाहर रखें क्योंकि वो राज्य नहीं है, देश है। ठीक है, तो राज्यों के साथ सीमा साझा करेगा तो ये 3 याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल को कितने ज़िले हैं तो 17 ज़िले हैं। ठीक है, जबकि बिहार के 2 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और राज्य दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं। अभी आपको बताए थे कौन कौन, एक तो किशनगंज और दूसरा पश्चिमी चंपारण। किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल से और पश्चिमी चंपारण नेपाल और उत्तर प्रदेश। तो ये प्रश्न किस तरह का पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उत्तर देंगे, ध्यान रहे। बिहार के 2 ज़िले ऐसे हैं जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो उसमें कटिहार और रोहतास आ जाएगा। तो कटिहार हो जाएगा वही पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ, जबकि रोहतास हो जाएगा उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ। तो मैप पर आप इन चीज़ों को देखिए और अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप इसको भूलें नहीं। नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा जो है वो पश्चिम चंपारण साझा करता है, ध्यान रखिएगा, जबकि सबसे कम कहेगा तो सुपौल का है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ध्यान रहे आप लोग को। सिर्फ नेपाल से अगर पूछता है कि कितने ज़िले सटे हुए हैं तो टोटल कहेगा तो 7 है, जबकि सिर्फ अगर लगा के वो कहेगा तो 5 हो जाएगा, क्योंकि एक पश्चिमी चंपारण और किशनगंज ये राज्यों के साथ भी टच करते हैं, तो इन दोनों को हटाएंगे तो टोटल 5 ज़िले बचेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर रखिएगा। नेपाल और राज्यों के साथ लगे टोटल ज़िले वही 7 हैं। पटना जो है 9 ज़िलों से घिरा हुआ है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, तो ध्यान रखिएगा कि पटना से सीमा साझा करने वाले टोटल कितने ज़िले हैं, 9 ज़िले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इससे भी रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। जैसे देखिए, ये बिहार का आपके सामने एक छोटा सा मैप बना हुआ है, तो आप मैप बनाना ईजिली सीख लीजिए, क्योंकि मैप आप अगर बनाते हैं तो आपको ईजिली बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी। अब इसमें देखिए, सबसे पहला तो ये सोमेश्वर श्रेणी है। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी का एक सबसे ऊंचा चोटी जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ी है, चोटी है। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई टोटल 874 मीटर है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बीच में देखिए ये पटना का है जो कि विस्तार है, और यहाँ नीचे जो है ये मगध का मैदान है, और इस मगध के मैदान का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहेगा तो 150 मीटर है, याद रखिएगा। उसी तरह से नीचे अगर बात करते हैं दक्षिण बिहार की, तो दक्षिण बिहार में एक चोटी है जो कि खड़गपुर पहाड़ी के नाम से है, और इसकी ऊंचाई 510 मीटर है। ठीक है, और ये उत्तर का मैदान है, उत्तरी मैदान। अब ये उत्तरी मैदान जो है वो कोसी के मैदान से भी जाना जाता है नाम से। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कहीं कहीं 100 मीटर भी देता है, कहीं 30 मीटर भी। तो आप ध्यान रखिएगा, BPSC का ऑलरेडी आंसर लिया हुआ है 30 मीटर, तो वही आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये अवस्थिति यदि बिहार की है तो बिहार से जस्ट 200 किलोमीटर दूर हमको मिलेगा क्या चीज़, बंगाल की खाड़ी। तो 200 किलोमीटर दूर ये बंगाल की खाड़ी से यदि हम बिहार की अवस्थिति मापें तो बिहार की टोटल हाइट समुद्र तल से कितनी है, 53 मीटर, जो कि 173 फीट जो है वो हो जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिए। बिहार का समुद्र तल से पूरा पूछेगा तो 53 मीटर या 173 फीट है। बिहार का समुद्र तट से दूरी पूछेगा तो 200 किलोमीटर है। अगर सबसे ऊंचा चोटी बिहार का पूछेगा तो सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर की चोटी जो कि 874 मीटर है। उत्तरी बिहार का पूछेगा तो भी सोमेश्वर वाला है। दक्षिणी बिहार का पूछेगा तो खड़गपुर पहाड़ी 510 मीटर हाइट से। मगध के मैदान का हाइट पूछेगा तो 150 मीटर, और वही उत्तरी मैदान पूछेगा तो वो उसका 30 मीटर देता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, आपको याद होना चाहिए। चलिए अब इसी चीज़ को देख लेते हैं हम लोग। बिहार समुद्र तट से 200 किलोमीटर दूर है, जबकि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर या 173 फीट है। समुद्र तल से बिहार की सबसे ऊंची बिंदु कहेगा तो पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर का किला है, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। दक्षिण बिहार की वही बात करें तो सबसे ऊंची चोटी खड़गपुर पहाड़ी है, जो कि 510 मीटर की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कहेगा तो पश्चिमी चंपारण, जबकि सबसे छोटा जिला शिवहर है। अब ये देखिए एरिया के अनुसार है, तो पश्चिमी चंपारण बड़ा और शिवहर सबसे छोटा है, ध्यान रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कहेगा तो पटना है, जिसमें आबादी 58 लाख प्लस है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। जबकि सबसे छोटा जिला शेखपुरा, जो कि 6 लाख प्लस की आबादी के साथ है। ठीक है, तो अभी नए रिपोर्ट में ये चेंज भी होंगे, तो आप लोग देते रहिएगा।
वर्ष 2012 में बिहार शताब्दी दिवस की पूर्व संध्या पर 21 मार्च 2012 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य का प्रार्थना गीत और राज्य गीत लॉन्च किया था, जिसके लेखक ये कई बार इंटरव्यू और परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, M.R. चिश्ती और सत्यनारायण है, जबकि संगीतकार जो है पंडित शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उदित नारायण और साधना सरगम ने इसकी आवाज़ दी थी। बिहार का राज्य गीत क्या है? तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये बिहार का राज्य गीत है। जबकि बिहार का प्रार्थना गीत कहेगा तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करें, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार की भूगर्भिक संरचना। तो अभी तक हम लोगों ने बिहार का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि बिहार के बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हुई हैं। तो चलिए एक बिना देरी किए हुए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बिहार का भूगर्भिक संरचना, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करें, बल्कि इसको कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आप लोग शॉर्ट वीडियो, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे तो जल्दी आप लोग उसको कवर कर पाएंगे और ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर बताइए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में पूरी तरह से लगे रहिए। अभी BPSC का एग्ज़ाम होने वाला है, पता ही होगा आप लोग को, और बिहार से रिलेटेड और भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जिसमें अभी बिहार पुलिस का और बिहार SI का ये भी फॉर्म नया आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस पर बिल्कुल भी मन लगा करके पढ़ाई करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।